हेलो प्यारे बच्चों, हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसा मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, चार्ज मोशन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, डायनामिक्स मीन्स मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होते हैं तब हम इसमें पढ़ाई करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो था करंट, ठीक है, कि भैया करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो रेट होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो इसके ऊपर किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो सिंपल प्रॉब्लम आएंगे बेटा, इसमें मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है बेटा एवरेज करंट, ठीक है, एवरेज करंट, और एक क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो एवरेज करंट क्या होता है बेटा, हाँ, इसमें आपको क्या करना होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी, और इंस्टेंटेनियस करंट में क्या करना होता है आपको, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करके निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप चार्ज पर यूनिट टाइम करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं एक एक एग्जाम्पल दोनों के ऊपर लूँ, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा बेटा आपका चार्ज, लेट्स से कि इफ 100 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 minute, then find magnitude of current। तो बेटे इट्स वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, चूँकि आपको क्या गिवन है, Q गिवन है, दैट इज़ 100 कूलम, एंड डेल टी गिवन है आपके पास कितना, 1 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लोगे बेटे 60 सेकेंड हो गया, एंड देन अपने पास है I इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, है ना, 100 अपॉन 60 which is 5/3 ampere. So the current right now flowing through the circuit is 5/3 ampere. Understood? दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एग्जाम्पल, है ना, इसका रिवर्स कर लो बेटा। आपको करंट दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, और सॉरी करंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, और चार्ज निकालने पूछेगा, ठीक है। तो इफ 10 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through 10 ampere of current is flowing through a conductor, then find charge flown in duration of 3 minute। 3 मिनट में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल, चूँकि आपने क्या पढ़ा बेटा, I बराबर Q अपॉन T होता है, तो देयरफॉर Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा, है ना। तो करंट आपके पास है 10 एम्पियर, और टाइम आपके पास है 3 मिनट, विच इज़ 3 इंटू 60। सो कितना हो गया बेटा, 6 × 18 00 कूलम, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो चार्ज आपका कितना हो जाएगा, 1800 कूलम हो जाएगा। ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया आपका। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि इसका जो एक रूप है वो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक रूप इस तरीके से भी हो सकता है कि Q को आप क्या लिख सकते हो, N इंटू ई अपॉन टी, I इक्वल्स टू NE अपॉन टी। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग दे सकता है ना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया कि एग्जांपल इफ 2 into 10 raised to 19 2 into 10 raised to 19 electrons
passing through a conductor per second, then find current flow, ठीक है बेटे, करंट फ्लो निकालना है। तो यहाँ से हमें क्या निकल करके आता है, हमें निकल करके आ रहा है कि भैया ये क्या चीज़ है, 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या है, नंबर गिवन है, n गिवन है 2 × 10⁻19, और क्या गिवन है बेटा अपने पास, पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, t इक्वल्स टू आप क्या ले लोगे, 1 सेकेंड ले लोगे, है ना, और i हमसे पूछा गया है तो i आप कौन सा यूज़ कर लोगे बेटा, दिस रिलेशन वी विल यूज़ हियर, n × e/t, तो n है अपने पास 2 × 10⁻19, e है अपने पास 1.6 × 10⁻−19, अपॉन टाइम कितना हो गया बेटा 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1.6 × 2 क्या हो गया, 3.2 एम्पियर इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर इन दी गिवन केस। आगे बात समझ में। इसके अलावा और किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आपको बोला बेटा कि किसी सर्किट से किसी कंडक्टर से, एग्जांपल इफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन, Q equals to 6t² minus 10t plus 8, Q equals to 6t² minus 10t plus 8, then find current at t equal to 0 second and t equal to 2 second. Also find average current in this interval. ओके तो बेटे यहाँ पर क्या करना है अपने को, दो सवाल हैं अपने पास, है ना, एक चार्ज गिवन है और उससे हमें इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। देन हमें इस t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें हमें क्या करना है, करंट एवरेज करंट निकालना है। तो दो पार्ट है इसके। तो बेटे देखो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या फार्मूला है, ये है, और एवरेज करंट के लिए क्या फार्मूला है, ये है। तो चलिए पहले इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं। तो आपको पता है बेटा इंस्टेंटेनियस करंट पाने के लिए आपको चार्ज को क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चार्ज आपके पास कितना है, 6t² minus 10t plus 8, डिफरेंशिएट इट विथ टाइम, तो dq/dt हाउ मच बेटे, क्या हो गया ये 6 × 12 t minus 10, है ना, 8 का क्या हो जाएगा 0। सो इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं बेटा, करंट कहते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया 12t minus 10, हमें फंक्शन मिल गया बेटा करंट का। अब इसमें जिस भी टाइम पर चाहिए उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें t चाहिए कब, 0 पर, तो लेट्स टेक t इक्वल्स टू 0। सो I क्या हो जाएगा बेटे 12 × 0 minus 10, ठीक है, 12 × 0 minus 10। तो इसका मतलब उस समय जो करंट का फ्लो है वो क्या है, माइनस होने का मतलब क्या है, सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन है, हम जो भी डायरेक्शन लेके चल रहे हैं उसका रिवर्स है, तो -10 एम्पियर, ठीक है। देन दूसरा कब है, मुझे कब निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो I इक्वल्स टू 12 × 2 minus 10, तो 24 minus 10, तो क्या हो गया बेटा 14 एम्पियर। तो इस बार प्लस आया, इसका मतलब क्या है, इसमें जो डायरेक्शन आया था उसका ये डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, है कि नहीं, और कुछ इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं। चलो ये दो चीज़ें हो गई अपने को। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज करंट चाहिए। तो एवरेज करंट के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, है del Q अपॉन del T। del Q क्या चीज़ है बेटा, चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसको चेंज कभी भी कैसे निकालते हो बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, आ रही बात समझ में। तो कैसे करोगे, आपको चार्ज चाहिए, फाइनल चार्ज चाहिए, इनिशियल, है ना। तो इनिशियल कब है बेटा आपका, t इक्वल्स टू 0, फाइनल कब है आपका t इक्वल्स टू 2। तो 0 पर अगर चार्ज चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा बताओ, तो अपने पास
Q इक्वल टू क्या है 6t² माइनस 10t प्लस 8। तो जब मैं इसमें t इक्वल टू 0 रख दूंगा तो मेरा इनिशियल चार्ज आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 कूलाम बच जाएगा। जब मैं t इक्वल्स टू 2 रख लूँगा तो मुझे चार्ज क्या मिल जाएगा, फाइनल मिल जाएगा 6 × 2 का स्क्वायर माइनस 10 × 2 प्लस 8। कितना हो गया बेटा 6 × 4 माइनस 20 प्लस 8 है ना, 6 चौक 24 8 32 माइनस 20 कितना बचा बेटा 12 कूलाम है ना, 12 कूलाम आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए फॉर्मूले में, रख देना चाहिए फॉर्मूले में। क्या आ जा रहा है देखिए, I इक्वल्स टू Q फाइनल हो गया बेटा 12 माइनस Q इनिशियल क्या हो गया 8 आया था ना, अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो गया 2 माइनस 0, तो 12 माइनस 8 4 हो गया बेटा, अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, सो आंसर इज 2 एम्पियर। ठीक है, तो एवरेज करंट जो आ रहा है वो आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया कि एवरेज कैसे निकालना है और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये एक वेराइटी हो गया। और क्या वेराइटी हो सकता है इसमें, और क्या वेराइटी हो सकता है इसमें, अब अगर आपको बोलता है कि एग्जाम्पल इफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, करंट थ्रू अ कंडक्टर is given by I equals to 2t plus 4, I equals to 2t plus 4, then find charge flow between 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, ऐसा पूछ देगा, ये एक अदर वेराइटी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है, तो चूंकि आपको पता है I बराबर क्या होता है dq/dt होता है, तो आप यहाँ से dq बराबर क्या लिख सकते हो, I dt लिख सकते हो, है ना, I dt लिख सकते हो। तो बेटे आपको चार्ज चाहिए तो आप इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो बेटे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt है ना। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2t प्लस 4 है, यानी 2t प्लस 4 को अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कब से कब तक करना है बेटा, 0 से 2 सेकेंड तक। तो लिमिट पुट करेंगे बेटा 0 to 2, तो बताओ 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t² 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा 4t, क्या रख लेंगे 0 to 2, हाँ 0 to 2 रख लिया हमने। ठीक, तो बेटे अब आपको क्या करना है, बस लिमिट पुट करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, t² में क्या रखेंगे, एक बार 2 का स्क्वायर माइनस एक बार 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 एक बार t/2 और फिर 0, तो ये क्या हो गया बेटा 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 माइनस क्या हो गया 8, ठीक है, 4 माइनस 8 माइनस क्यों लिखा मैंने, प्लस होगा ना, प्लस, ठीक है, तो 8 4 क्या हो गया बेटा 12 कूलाम। चार्ज कितना आया, टोटल फ्लो कितना किया इस ड्यूरेशन में 12 कूलाम हुआ। आ रही बात समझ में। तो इतने तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको आ सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चे इस चैप्टर के स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पहले तो हमने ये सीखा कि बेसिकली जो है करंट है ना, जिस मटेरियल से पास करता है हम उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कोई
मटेरियल कंडक्टर कैसे बनता है, उसमें ऐसी क्या खास बात है। तो हमने सीखा कि उसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो 10⁻28 के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कितनी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, है ना। इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो एक कंडक्टर है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं। फिर हमने क्या देखा कि एक कंडक्टर को अगर हमने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, मीन्स हमने कोई बैटरी उसके साथ नहीं जोड़ा है, तो उस दौरान क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं उतने ही ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट आते हैं, जिसके वजह से नेट करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जब तक हम पावर सप्लाई नहीं देंगे, जब तक हम बैटरी नहीं जोड़ेंगे, तो करंट नहीं बहता है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं बहना चाहिए, है ना। सिर्फ एक वायर का टुकड़ा हमें करंट नहीं दे सकता, उसको छूने पे हमें झटका नहीं लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें फैक्ट है। अब लेकिन हम उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बैटरी से जब हम जोड़ देते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अब एक सर्टेन डायरेक्शन में चलने लगते हैं, ठीक। ध्यान से सुनिए। तो बेटे जो हमने सारी डिस्कशन करी थी उसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये हमारा अगर कंडक्टर है, इसमें हमारे पास क्या है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। मैंने बोला कि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तब तक अगर आप किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठ के देखोगे, है ना, किसी क्रॉस सेक्शन को देखोगे, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ बेटा, ये ऐसा वाला एक स्लाइस ले लोगे तो वो आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं, नेट करंट जीरो हो जाता है। कब, जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है। बट जब हम इसमें बैटरी जोड़ देते हैं तो बेटे ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, होता है, बनता है, डेवलप होता है। तो इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, डेवलप हो गया। आपको पता है बेटा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो इस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगने लगेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि पहले वो क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। रैंडम मोशन करता है मतलब कहीं भी जा सकता है, कुछ भी उसका निश्चित डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अब चूंकि इस पर फोर्स लग रहा है, अब ये फ्री नहीं रहा, अब इस पर फोर्स लग रहा है, तो अब इसको क्या है, मजबूरी है एक तरफ चलने की। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चलने लगेंगे, सब ये ऐसे ऐसे चलने लगेंगे, ऐसे ऐसे चलने लगेंगे? तो नहीं, ऐसा ये नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा ये नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो ये जो कंडक्टर है वो चार्ज्ड बॉडी होना चाहिए कि अनचार्ज्ड बॉडी होना चाहिए? तो बेटे हमेशा ध्यान रखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम कंसीडर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आके टपक नहीं पड़े हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो एटम के अंदर थे, जो रिवॉल्व कर रहे थे। बस ये आउटर मोस्ट के ऑर्बिट की बात, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो एक एटम तो न्यूट्रल ही होता है ना, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है ना। हमने वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन अब भी उसी पे है, उसी के सरफेस पे इधर उधर भाग रहा है, घूम रहा है, वो निकला नहीं है या कहीं से इलेक्ट्रॉन आया नहीं है। तो ये अब भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, है ना, उसके न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन्स अभी भी हैं। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, नेट जीरो है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझ गए? तो बेटे इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, यानी नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या रोल है? तो बेटा जैसा आपको पता है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत भारी होते हैं, वेट वाले होते हैं, वो हिल डुल नहीं सकते, है ना। एक मोटा व्यक्ति जैसे नहीं हिल सकता, है ना, वो अपनी जगह पे बैठा रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भागते रहते हैं।
ठीक है, जिधर मन तिधर भागते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भागते हैं ना, तो ये रास्ते में जो वो पॉजिटिव चार्जेस मिल रहे हैं जो स्टेशनरी हैं उनसे टकराते हुए जाते हैं। ठीक है, कभी इससे टकरा गया, कभी उससे टकरा गया, कभी इससे टकरा गया, कभी उससे टकरा गया। तो ये सीधा नहीं चलता, टकराते टकराते जाता है। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है? टकराते टकराते जाता है। ठीक है, और ये रैंडम मोशन, सॉरी जिगजैग मोशन करते हुए जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से हम समझना चाहें तो क्या होता है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से उस पर फोर्स लगा, कितना लगा? Q इंटू ई लगा। फोर्स लगेगा बेटा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो भैया Q E बाय m होगा, इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बेटे एक इलेक्ट्रॉन था, उस पर एक्सेलरेशन हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, स्पीड बढ़ जाएगा, भागेगा इधर, है ना, भागते भागते जब तक खाली मिलेगा तब तक भागता रहेगा। जैसे ही कोई दूसरा मिल जाएगा, टकरा जाएगा, उससे कोलाइड कर जाएगा। जैसे ही कोलाइड करेगा बेटा तो फिर से रुक जाएगा। फिर लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑफ नहीं हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी लग रहा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसको फिर से फोर्स लगाएगा, फिर वो एक्सेलरेट होगा, फिर वो चलेगा। तो फिर क्या हो सकता है? मान लो वो इधर चला गया, फिर आगे किसी और से टकरा गया, ठीक है, फिर मान लो और टकरा के ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस तरीके से मान लो चलता गया। ठीक है, तो बेटे पहले मतलब यहाँ पे था, अब मान लो यहाँ पे आया, भले ये स्ट्रेट लाइन नहीं चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? तो चार्ज डिस्प्लेस हो गया भाई, तो चार्ज का फ्लो हो गया, चार्ज का फ्लो हो गया तो मतलब करंट फ्लो होने लगा। आ रही बात समझ में? तो भैया इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने, यानी ये चार्ज जो हमारा है वो चार्ज चला। अब ये चला तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ तो समय लिया होगा ना, है ना, समय लिया होगा। तो भैया इसने डिस्प्लेसमेंट किया, इसने टाइम लिया, तो आप स्पीड निकाल सकते हो कि किस स्पीड से यहाँ गया, ये डिस्प्लेसमेंट इसने कितने स्पीड के साथ करा। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एक अलग टर्म से, जिसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हमारा अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है, चलिए समझते हैं क्या होता है। सो गिव द हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसा जा रहा है, तो ये जो चलना है ना, इसका ये जो चलने का तरीका है इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग। जब आप कार रेसिंग वगैरह देखते हो, है ना, वो क्या हो जाता है, कभी स्लिप करके इधर चला जाता है, कभी स्लिप करके इधर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हमारी कार ड्रिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो वैसा ही ये ड्रिफ्टिंग कर रहा है। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। तो बेटा ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग हो रही है, कभी किसी स्पीड से होगा, कभी किसी स्पीड से होगा, कभी किसी स्पीड से होगा, है ना, क्योंकि रेस्ट में रह रहा है, फिर एक्सेलरेट हो रहा है, फिर भाग रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है ना। तो हर समय क्या हो रहा है? स्पीड आपका या वेलोसिटी आपका बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा वेलोसिटी की बात करें? इंस्टेंटेनियस की तो बात कर नहीं सकते, इतने इंस्टेंट है, तो हम किसकी बात करते हैं? एवरेज की बात करते हैं। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल एक कंडक्टर के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? सो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच free electrons in a conductor drifts under the influence of यही जब फील्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा? इसका नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये घूम घुमा करके क्या होगा? उसी जगह पे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, तो द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ड्रिफ्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called drift velocity,
ठीक है बेटे। तो दो बातें हमेशा याद रखनी है, इन सारी डिस्कशन से हमें समझ में आया कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर होता है, बहुत बच्चे गलती से अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज हो गया, ऐसा नहीं है, ये चार्ज्ड नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, नोट करके लिख लेंगे। कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। प्लस दूसरी चीज इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा है, जिगजैग मोशन है, ठीक है, कैसा है, जिगजैग मोशन है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन जिगजैग वे, ठीक है, जिगजैग वे में चलता है, ओके। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये चलता है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी रहता है तब भी चलता है, उस समय किसकी वजह से चलता है, थर्मल स्पीड की वजह से चलता है, थर्मल एनर्जी की वजह से चलता है, क्योंकि एटलीस्ट रूम टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा, एकदम से 0 केल्विन तो कहीं का टेम्परेचर रहेगा नहीं, और 0 केल्विन से अगर थोड़ा भी ऊपर रहा, ठीक है, 0 केल्विन से थोड़ा भी अगर टेम्परेचर ऊपर रहा तो वहाँ पर एक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, और उसके वजह से स्पीड होती है। और रूम टेम्परेचर पर जनरली ये कितना होता है बेटा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मली भी, मैं ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस समय भी इतने स्पीड से क्या करता है, भागता है, ठीक है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ये अलग चीज़ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफरेंट, ये अलग है, ये क्या है, थर्मल स्पीड है, फील्ड रहे ना रहे इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या है, अलग है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात पर डिपेंड करता है, ये तभी होगा जब फील्ड रहेगा, फील्ड नहीं होगा ये नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में? तो इसको मिक्स नहीं करना है। चलिए, तो ये हम समझ गए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी डी से शो करते हैं, वी सबस्क्रिप्ट डी से शो करते हैं, ठीक है, वी सबस्क्रिप्ट डी, इट इज डिनोटेड बाय वी डी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय वी डी। तो जो चीज़ें वेलोसिटी की है, जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो इनकी ही होगी, है ना, जो इसका यूनिट है, डायमेंशन है, सारी चीज़ें किसकी होंगी, वेलोसिटी की होगी। तो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जो यूज़ होंगे आगे चल करके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर यूज़ होती है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा से शो कर सकते हैं। तो बेटा आपने जैसे देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो ये क्या होता है, जाता है, इससे टकराता है, फिर ये क्या होता है, कहीं और से टकरा सकता है, फिर कहीं और से टकरा सकता है, फिर कहीं और से टकरा सकता है, इधर चल सकता है ना, ऐसे चल सकता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ ये रास्ता कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो कुछ भी डेफिनिट शेप नहीं है ना, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का पता चल रहा है कि यहाँ तक क्या है भैया, स्ट्रेट है, यहाँ तक क्या है भैया, स्ट्रेट है, यहाँ तक क्या है, स्ट्रेट है। तो इसके ओवरऑल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, लेकिन ये देखो ये हमें पता चल रहा है, ठीक है बेटा। तो मीन फ्री पाथ, तो पहले मीन को छोड़ो, फ्री और पाथ को पकड़ो, है ना। तो हमें फ्री पाथ मतलब वो पाथ जो कोलिजन फ्री है, वो पाथ जो कोलिजन फ्री है, तो वो कितना है, यहाँ के बाद टक्कर यहाँ हो रही है अगली, तो इस बीच तो फ्री है, फिर यहाँ के बाद टक्कर यहाँ हो रही है, ये इसके बीच की पाथ क्या है, फ्री है, ये पाथ फ्री है, ये पाथ फ्री है, ठीक है। तो दो टक्कर के बीच का जो पाथ होता है, दो टक्कर के बीच का जो लेंथ है, दो टक्कर के बीच के जो डिस्टेंस है, वो फ्री फ्रॉम कोलिजन है, तो उसको हम क्या कह देंगे, फ्री पाथ कह देंगे। अब हर जगह देखो अलग अलग है भैया, तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, हम उसको क्या कह देंगे, मीन फ्री पाथ कह देंगे, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive
collisions is called mean free path. mean free path काहे से शो करते हैं? लैम्डा से। ओके ठीक है भैया, ये हो गया मीन फ्री पाथ। एक और टर्म यूज करेंगे हम, कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग टाउ से शो करते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आइए इसको समझते हैं। अगेन बेटा फिर से देखो क्या हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो क्या हो रहा है? बार बार ये कोलाइड कर रहे हैं, है ना, बार बार कोलाइड कर रहे हैं। तो उस कोलाइड से कोलिजन होगा तो चोट लगेगी, मार लगेगी, है ना। उससे आराम कब मिलेगा उसको? रिलैक्स कब होगा वो? इस बीच में। तो यहाँ से जाके बाद यहाँ फिर ठुकना है उसको, ठीक है, इस बीच में उसको रिलैक्स मिलेगा। फिर यहाँ के से जाके यहाँ फिर ठुकना है, फिर इस बीच में रिलैक्स मिला, फिर इस बीच में रिलैक्स मिला, यहाँ जाके फिर ठुक गया, फिर यहाँ से यहाँ रिलैक्स मिला, फिर जाके ठुक गया। तो ये जो बीच बीच के जो इंटरवल्स है ना, वो क्या है, उसको रिलैक्स करने के लिए मिल रहा है। उस दौरान क्या हो रहा है, उसको कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें भी अगेन एवरेज को हटा लो, रिलैक्सेशन टाइम देख लो, तो टाइम जो रिलैक्स करने के लिए मिल रहा है फ्री फ्रॉम कोलिजन है, ठीक है। अब ऐसा टाइम आपको क्या दिखा, यहाँ अलग टाइम लगेगा, यहाँ अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा। अब इन सब का अगर मैं एवरेज ले लूँ, मीन ले लूँ, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा बेटा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना तो हम क्या कह सकते हैं? एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, ठीक है। द एवरेज टाइम between two consecutive collisions is called average relaxation time, ठीक। it is denoted by tau, ठीक है। ये जो टाउ है ना, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है? तो ध्यान से सोचो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो बेटे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगा? ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। थर्मल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। ज़्यादा तेज़ी से भागेगा तो ये एक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? जल्दी कवर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ वो जल्दी पहुँच जाएगा। टाइम क्या मिला? कम मिला। टेम्परेचर ज़्यादा तो टाइम क्या मिल रहा है? इसको कम मिल रहा है, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर के क्या हुआ? इन्वर्स कि डायरेक्ट? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग, it depends on temperature if temperature increases tau decreases, if temperature increases tau decreases, average relaxation time। ठीक है। अब बेटा हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, अब इसका हम रिलेशन निकालेंगे कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो देखेंगे, ठीक है। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, expression of drift velocity। expression of drift velocity। चलिए समझते हैं इसको। तो बेटे जैसा मैंने बोला आपको, अगर ये कंडक्टर है,
यहाँ आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई, और इसका डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू ई वेक्टर लिखूँ। ठीक है, इतना क्या हो गया, इसके ऊपर फोर्स लग गया। अब चूंकि आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और आपके पास आया है ये माइनस क्यू ई वेक्टर, तो देयरफॉर ए वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू ई वेक्टर बाय एम। ठीक है, तो इतना क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन होगा। तो क्या यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर, है ना, जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी स्पीड, किसी की इनिशियल स्पीड u1 है, किसी की इनिशियल स्पीड u2 है, किसी की इनिशियल स्पीड u3 है। तो लेट इनिशियल स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर u1, u2, u3 एंड सो ऑन। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो बेटा जैसा हमने देखा कि इनिशियली कहने का मतलब क्या, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो अगर मैं इनका एवरेज लूँगा तो क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। ठीक है, तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड यानी t इक्वल टू 0 पर इनका जो एवरेज होगा u1 प्लस u2 प्लस 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 अपॉन n है तो n, नहीं ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा, हर एक पार्टिकल पर एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का अलग होगा, क्या एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का अलग होगा, नहीं, एक्सेलरेशन तो सेम होगा। सारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, सब पर मास सेम, तो सब का एक्सेलरेशन तो एक ही होगा। ठीक है, तो बेटे जो फर्स्ट पार्टिकल है t टाइम बाद, है ना, t टाइम बाद उसका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ये पता कर सकते हो। सिंस हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, u प्लस ए टी होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। तो बताओ पहले वाले का कितना हो जाएगा, u1 प्लस ए टी 1, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए टी 2, थर्ड कितना हो जाएगा, u3 प्लस ए टी 3, है ना, फोर्थ क्या हो जाएगा, u4 प्लस ए टी 4, है ना, एंड इसी तरीके से Vn हो जाएगा Un प्लस ATN। क्या कहते हो, ऐसा हो जाएगा। तो बेटे हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल करके अपॉन n कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, V एवरेज अगर निकालना हो तो V1 प्लस V2 प्लस 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 Vn अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, n हो जाएगा, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका चार्ज क्या था बेटा, E था ना, तो इसको लिख लेना E अपॉन m, है ना। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना था, E था, तो A जो आया है वो आया है आपका इतना। तो बेटे यहाँ पर V1 V2 जो भी लाए हो आप उसका वैल्यू रख लो। V एवरेज V1 आया था आपके पास U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 प्लस U3 प्लस AT3 एंड सो ऑन हो जाएगा बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा, n। तो बेटे U1 वाले को एक साथ कर लो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस 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 UN अपॉन, अच्छा प्लस A कॉमन हो जाएगा बेटा, T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn अपॉन ओवरऑल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सेपरेट कर लो इसको, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस 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 UN अपॉन n प्लस A T1 प्लस T2 प्लस 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 अपॉन n हो जाएगा। बताओ ये क्या चीज़ है, ये कितना है, वहाँ देखो हमने क्या लिया है, उसको 0 लिया है।
ठीक है। वहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटीज़ के एवरेज थे वो कितना था, 0 था। वो ये भी वही चीज़ है, u1 + u2 + u3 + un/n, तो इसके बदले हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो ये 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास, a t1 + t2 ++ tn/n। बताओ ये क्या चीज़ है। तो अभी बताया हमने, है ना, टाइम का एवरेज है। एवरेज टाइम को क्या बोला हमने, रिलैक्सेशन टाइम बोला, टाउ बोला। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, ये एक्सेलरेशन को याद रखो। तो बेटे ये अब जो हमारे पास बचा वो बचा a टाउ, और a की वैल्यू हमने क्या निकाला था, -e वेक्टर अपॉन m इंटू टाउ। ठीक है, तो आपको देखो v एवरेज कितना आया, -e टाउ बाय m आया। ये जो एवरेज वेलोसिटी निकल करके आया, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देखो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया, ये आया -e/m टाउ। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, बताइए। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली, है ना, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स अपोजिट में लगेगा, तो जाएगा किधर, वो अपोजिट में ही जाएगा। तो इट शोज कि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नेगेटिव साइन here represents that the direction of drift is opposite to applied electric field। ओके, तो ये है एक्सप्रेशन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर हम इसको विदाउट डायरेक्शन बात करेंगे तो इसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड कह सकते हैं, और विदाउट डायरेक्शन बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस छोड़ करके e/m इंटू टाउ कह देंगे, है ना, e/m टाउ हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो दिस इज e/m इंटू टाउ। तो आप सबको ये ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं, नाम है मोबिलिटी। ठीक है, अब देखिए जरा मोबिलिटी क्या होता है। अगर चूंकि आपके पास क्या है, Vd = e/m इंटू टाउ है ना। ठीक है, अगर आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर बुला लिया तो Vd बाई क्या हो जाएगा, e, इधर क्या बचेगा, e/m बचेगा ना। ये जो Vd/e यानी Vd और e का जो रेशियो है इसी को कहा जाता है मोबिलिटी, इसको म्यू से शो करते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो गया, Vd/e, और वो इक्वल टू आया क्या, e/m के। ठीक है, तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं मोबिलिटी को, मोबिलिटी को हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड, अब क्योंकि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। देखो ये 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड आएगा। तो कितना फील्ड अप्लाई, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड होगा। ठीक है, तो कितना ड्रिफ्ट स्पीड प्रोड्यूस होगा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, इनको कहते हैं हम लोग मोबिलिटी। ठीक है, तो बेटे अब ऑब्वियस सी बात है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर लगाऊंगा
तो मुझे ज़्यादा ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगा क्योंकि उसका मास क्या होता है, कम होता है। लेकिन प्रोटॉन पे लगाऊंगा तो उसका ड्रिफ्ट स्पीड इतना नहीं हो सकता क्योंकि उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो धीरे ड्रिफ्ट करेगा। आ रही बात समझ में? तो मोबिलिटी जो है वो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका मोबिलिटी। तो बेटे अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, एक तो करंट सीखा और दूसरा ड्रिफ्ट स्पीड सीखा या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखा। अब आपको यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया ये ड्रिफ्ट होगा तो ही चार्ज चलेगा और चार्ज चलेगा तो ही करंट फ्लो होगा, यानी इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है। किसके बीच में? ड्रिफ्ट के बीच में और अपना करंट के बीच में। ठीक है, तो हम ये रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। चलिए बात करते हैं। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, ध्यान से समझेंगे। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटे मान लिया हमने ये एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। आपको पता ही है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलेगा। यहाँ चलो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ता, प्रोटॉन पकड़ लेता, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेता। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या होता है, आपका करंट फ्लो करता है, तो आपका करंट का फ्लो का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। बट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो है वो भी मेरा इधर जा रहा है वीडी स्पीड से। आ रही बात समझ में? अब बेटे अगर मैं टाइम ले लूँ 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड, तो क्या मुझे बता सकते हो कि 1 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन कितना आगे बढ़ जाएगा? तो चूंकि इसका स्पीड vd है, टाइम 1 सेकेंड ले लिया, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी vd इंटू 1, vd डिस्टेंस चलेगा। तो मान लो कि ये 1 सेकेंड में बढ़ करके आगे बढ़ करके कहाँ पहुँच गया, इस एंड पे पहुँच गया, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर, vd इंटू 1 यानी vd हो गया। तो बेटे आपका एरिया a है और डिस्टेंस कितना हो गया, vd हो गया। तो ये जो चीज़ है उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ये जो कंडक्टर का पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो a इंटू वी डी इतना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब बेटे सिंस मैंने आपको एक टर्म सिखाया था नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या होता था बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये पढ़ाया था हमने। तो यहाँ से अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है आपके पास, a इंटू वी डी, है ना बेटे। तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया n इंटू a इंटू वी डी। ठीक है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, ई चार्ज होते हैं, तो इतने नंबर्स पे कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई से, तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ई इंटू नंबर्स एन ए वी डी, तो क्या हो गया बेटा, एन ई ए वी डी, ठीक है, एन ई ए वी डी, ऐसा आ गया। कुछ दिक्कत है? अब देखो बेटा, टोटल चार्ज आ गया और टाइम हमने पहले ही कितना ले लिया है, 1 सेकेंड ले लिया है, टाइम हमने पहले ही 1 सेकेंड ले लिया, तो हमारे पास Q हो गया
NEAVD और टाइम हो गया 1 सेकेंड। अब सबको पता है बेटा करंट क्या होता है, Q अपॉन T होता है, तो Q इज NEAVD और टाइम 1, सो I इक्वल्स टू क्या आया बेटे NEAVD। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड formula between current and drift velocity, I equals to NEAVD, जिसमें N क्या है बेटा, N क्या है नंबर डेंसिटी है ना, गिवन रहेगा नंबर डेंसिटी। E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड VD आपको पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए लाइक मैंने बोला कि इफ नंबर डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर is 2 into 10⁻28 per meter cube. If number density of a conductor is 2 into 10⁻28 per meter cube and cross sectional area is 1 centimeter square. If current flow through conductor is 10 ampere, find drift speed। ठीक, चलिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या करोगे? तो बेटा आपको क्या क्या गिवन है लिख लो। N दे दिया, नंबर डेंसिटी दे दिया 2 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। देन आपको क्या दे दिया बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बदल लोगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। और आपको क्या दे दिया, I दे दिया, कितना दे दिया 10 एम्पियर दे दिया। ठीक है बेटे, क्या चाहिए आपको, VD चाहिए। तो चूंकि आपके पास रिलेशन है I इक्वल्स टू NEAVD, देयरफॉर VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, I अपॉन NEA। सब चीज़ तो पता है, I पता है, N पता है, E पता है, A पता है, सब रख देंगे बेटे। I के बदले रख देंगे कितना 10, N के बदले 2 into 10⁻28, E के बदले 1.6 into 10⁻⁻19 और एरिया क्या हो गया 10⁻⁻4। जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, आपको आ जाएगा बेटा। कुछ दिक्कत है? एग्जाम्पल, if number density of a conductor of cross sectional area 1 millimeter square is 10⁻30 per meter cube, cross sectional area 1 mm square is 10⁻30 meter cube, and
ड्रिफ्ट स्पीड is 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. ड्रिफ्ट स्पीड इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड करंट फ्लो. इसमें करंट निकालना है. तो अगेन बेटे सिंस I इक्वल्स टू NEAVD, तो N आपको दिया हुआ है 10⁻30, E दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. एरिया आपका हो गया बेटा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁻6. और VD आपके पास कितना है 10⁻⁻4. ठीक है, तो 19 6 25 4 29 है ना. तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया. क्या आया बेटा 16 एम्पियर. ठीक है, I इक्वल्स टू क्या आ गया 16 एम्पियर. वेल, आ रही बात समझ में आपको. कहीं पर नोट करके लिख लेना बेटा एक बात, नोट लिखा देता हूं मैं एक. ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन is 10⁻⁻⁴, is of the order 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसलिए देखो आपको यहाँ से भी क्लैरिटी मिलती है कि ड्रिफ्ट स्पीड अलग चीज़ है और थर्मल स्पीड अलग चीज़ है. थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा था 10⁻+5, और ये देखो कितना है 10⁻⁻4. ये बहुत छोटी होती है. ठीक है, ये बहुत छोटी होती है. आ रही बात समझ में. ड्रिफ्ट स्पीड अलग होता है और 10⁻⁻4 मतलब थर्मल स्पीड 10⁻5 अलग है. ठीक है, तो दोनों को एक करके नहीं सोचेंगे. अब देखो यहाँ से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है इतनी धीरे चलता है ना, ड्रिफ्ट स्पीड मतलब चलना, ठीक है, इतना धीरे चल रहा है, क्या 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है. ठीक है, तो फिर जब हम अपने कमरे की लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत लाइट कहाँ से आ जाती है ना. आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो बेटे करंट के फ्लो होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस एंड का इलेक्ट्रॉन इस एंड तक पहुंचे. क्लैरिटी है. अगर ये वायर है ना, अगर ये वायर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहिए. कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है, वहीं पर अगर थोड़ा भी खिसका ना तो करंट बन गया. नहीं समझा? क्लियर है. इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी थोड़ा भी खिसका है ना, ये यहाँ से यहाँ हुआ तो हो गया, करंट बन गया. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया. ओके, पूरा. ठीक है, तो थोड़ा भी अगर ये कहीं से हिला तो आपका जो है करंट फ्लो शुरू हो जाएगा. ठीक है, देर बस किस चीज़ की है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने की. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने में जितना टाइम लगाना बस उतना ही, उसके बाद जो है करंट फ्लो चालू हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर की स्पीड है, तो ना के बराबर टाइम लगता है. इसलिए जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो आपकी लाइट जल पड़ती है, या जो भी चीज़ें हैं वो चल पड़ती है. आ रही बात समझ में. क्लियर है. तो कंफ्यूज मत होना कि भैया ड्रिफ्ट स्पीड इतना धीरे है, चार्ज बहुत धीरे चल रहा है, फिर कैसे. तो इसका मतलब ये है कि चार्ज बस मूव करना चाहिए, कितना जाना है आगे उससे हमें मतलब नहीं है. I इक्वल्स टू NEAVD पर आपको कई सारे सवाल मिल जाएंगे आपके नोट बुक्स में. ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है आपको. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी. तो जैसा हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू क्या होता है, करंट पास करता है, और करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है.
अब बेटे अगर मान लो कि यहाँ पर करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप सबको पता है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन क्या लिया करते थे पता है आपको, है ना, पॉजिटिव नॉर्मल, है ना, तो ये एरिया वेक्टर का नॉर्मल हो गया, एरिया वेक्टर का। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं जे से शो करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिफाइन किया जाता है जे को करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। कैसे डिफाइन करते हैं? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। शर्त बस इतनी है कि वो करंट जो है वो सरफेस के, वो एरिया के परपेंडिकुलर पार करना चाहिए। क्या है? उस करंट को उस एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहिए। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं करंट डेंसिटी, ठीक। चलिए, तो द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली is called current density, current density, ठीक है। it is denoted by J वेक्टर, ठीक है। तो J इक्वल्स टू क्या हो गया? I अपॉन A हो गया, ठीक। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन ही J का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो is considered the direction of J vector, the direction of J vector, ठीक है ना। इसी को हम J का डायरेक्शन ले लेते हैं। ओके, यूनिट की बात करें बेटा तो ऑब्वियस सी बात है, एम्पियर होता है करंट का और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो बन गया SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो डायमेंशनल फार्मूला इज क्या हो जाएगा बेटा? एम्पियर का I या A कुछ भी लिख सकते हो, और इसका क्या हो गया? L स्क्वायर, तो AL-2 हो जाएगा, ठीक है। AL-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर एरिया ऐसा ना रहा, स्लैंट रहा, तो लाइक इस तरीके का एरिया रहा, तो करंट आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, और एरिया, तो इस समय एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया तो हमेशा अपने ऊपर क्या रहेगा बेटा? परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। तो एरिया वेक्टर ये हो गया, करंट का डायरेक्शन ये है आपका, और इसके बीच में एंगल है मान लो थीटा। तो जैसा मैंने बोला आपको एरिया कौन सा लेना है बेटा? परपेंडिकुलर वाला लेना है, तो इसका परपेंडिकुलर वाला इधर कंपोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा? A cos थीटा, है ना। इसका ये वाला एरिया हो गया, ये वाला कंपोनेंट यही हुआ, ठीक है। तो अब ये कंपोनेंट करंट के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हमें यही वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर J बराबर अभी क्या हो जाएगा? I अपॉन A लूँ कि A cos थीटा लूँ? A cos थीटा लेना पड़ेगा, A cos थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से I बराबर क्या हो गया बेटा? J A cos थीटा, है ना। क्या हो गया? J A cos थीटा। तो बेटे J वेक्टर है कि स्केलर? तो J वेक्टर है। A स्केलर है कि वेक्टर? वो भी वेक्टर है। तो बेटे यहाँ से आपके दिमाग में कुछ चमका, कुछ क्लिक किया, है ना, जरूर कुछ क्लिक किया होगा। I बराबर क्या हो गया? J A cos थीटा, विच इज़ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है। तो I इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ J एंड A, है ना, मतलब करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हमें प्रूफ होता है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट करने से मिल रहा है और डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज इट्स जो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर होता है। ठीक है बेटे, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।